नमस्कार, मैं नितिन परिहार और आज मैं आपको एक ऐसे युवा कलाकार से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। और इसी के साथ अभी हुए शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के एनुअल फंक्शन के दौरान इन्हें इस्टेब्लिश ईयर्स 2017 से लेकर 2024 तक के अभी तक के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है, मिस्टर एसएफसी यानी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। और इनकी अटेंडेंस ज़्यादा होने के कारण इन्हें हाईएस्ट अटेंडेंस का अवार्ड भी दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं, पुनीत जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार नितिन। मैं नितिन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया है। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और इसी के साथ अभी तक आपको कॉलेज के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब स्टूडेंट लाइफ में, जैसे कि हम लोग अगर ये अवार्ड या सम्मान मतलब प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी। पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। और जैसे कि आपने बोला कि अभी मिस्टर एसएफसी सम्मान मुझे मिला है, जो कि शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के एस्टैब्लिश्ड ईयर 2017 से लेकर 2024 तक का सबसे बड़ा सम्मान है। और ये उसी स्टूडेंट को, उसी विद्यार्थी को मिलता है जिसने अपने पूरी करिकुलम में, पूरी एकेडमिक ईयर्स में अपना 100% से ज़्यादा देकर काम किया हो। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस ईयर का मिस्टर एसएफसी 2024 का सम्मान प्राप्त हुआ है। और इसके पीछे बहुत एक खूबसूरत सी जर्नी रही है मेरी, बहुत स्ट्रगलिंग वाली जर्नी भी रही है। इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। और ये जो अवार्ड है ये मेरे गुरु को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, जो कि शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर, जिनको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अवार्ड। और क्योंकि डेडिकेट करने के पीछे रीज़न इसलिए है क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर मुझे ये सम्मान आज प्राप्त हुआ है। तो इसके पीछे की बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी। जब स्टार्टिंग में करता हूँ कि सन 2018 से जब मैंने इस कॉलेज में प्रवेश लिया, 18 से लेकर 2020 तक मैंने जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया 2 साल का। वहीं से मेरी प्रक्रिया आर्ट फील्ड में स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 2020 में मैंने BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डिग्री में एडमिशन लिया। उसके बाद से मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी कि किसी भी चीज़, अगर कोई अच्छी चीज़ बन रही है, जैसे कोई भी पेंटिंग बन रही हो या कोई भी स्कल्पचर बन रहा हो, हमेशा मेरे अंदर से एक क्यूरियोसिटी रही है, जो कि मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि हमेशा आप आपके मन में क्यूरियोसिटी बना के रखिए। सेकेंड चीज़ आती है आपका जो डेडिकेशन है, आप काम में कितना डेडिकेटेड रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहा हूँ मेरे काम के लिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपने काम को ही दी है। बाकी उसके बाद जितनी भी चीज़ें आई हैं वो सब सेकेंड प्रायोरिटी पर गई है। उसके बाद आती है कि टाइमिंग। मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ कॉलेज में और कोशिश करता हूँ कि और भी ज़्यादा टाइम दूँ। सुबह 11, सवा 11 बजे मैं आ जाता हूँ कॉलेज में, और शाम के जब तक कॉलेज ऑफ नहीं होता है तब तक मैं कॉलेज में ही रहता हूँ। और बाकी सभी को भी ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जितना टाइम देंगे कॉलेज में उतना कम है, तो आप हद से ज़्यादा टाइमिंग उसमें और देते रहिए। साथ साथ इसके बाद बात आती है आपका मोटिव क्या है, आपका एम क्या है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में कुछ ऐसा करना है कि जो आज तक इतनी यंग एज में किसी ने भी ना किया। ये प्रेरित हुआ हूँ मैं मेरे गुरु से ही, जो कि हमें रोज़ लेक्चर्स में इंस्पायर करते हैं। हम जब भी सर को काम करते हुए देखता हूँ तो मैं काम करते करते सर को देखता रहता हूँ। बस वो देखते से ही मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा, अलग सी पॉजिटिव एनर्जी मुझमें आ जाती है। वो एक बहुत अच्छी बात है। तो बस ऐसे मैं काम करता गया। पूरे 4 साल ऐसे निकल गए, कब निकल गए मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ कि वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के जो मेरे 4 साल रहे हैं वो पॉसिबल हुआ तो मैं वापस वही जीना चाहता हूँ। क्योंकि कॉलेज टाइम में आप जितना काम करोगे वही चीज़ आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है। हमारे गुरु भी जैसे एक बात हमेशा कहते हैं कि अब कॉलेज टाइम में आप जितने बीज बोओगे पूरी जिंदगी भर आप उसी बीजों की फसल काटने में आपकी निकल जाएगी। यानी कि आप कॉलेज टाइम में जितना मेहनत से काम करोगे वही आपकी पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है।
बस यही, मैं डेली जब भी कॉलेज आता हूँ तो ये मेरे माइंड में एक थॉट रहता है कि मुझे आज का दिन अपना 100% देना है, 100% से ज़्यादा देकर काम करना है। और बस इसी ऊर्जा के साथ मैं अभी भी लगा हुआ हूँ इस फील्ड में, और ये सम्मान आज मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आगे और भी अच्छे से काम करने की मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे कि मैं भी इसी कॉलेज से हूँ, तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लेते हैं कि पेंटिंग करना है, हमें पेंटिंग में करियर बनाना है। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लेते हैं और फिर वो सेकंड ईयर में छोड़ देते हैं या थर्ड ईयर बाद छोड़ देते हैं बीच में। और कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, मतलब पेंटिंग को छोड़कर कोई अप्लाइड आर्ट में चला गया, कोई दूसरी चीज। बिल्कुल। तो मतलब उस टाइम पे माइंडसेट क्या रखना चाहिए जिससे हम ये कहने में ना आए, किसी के सुनने में ना आए, और हम कॉलेज क्यों छोड़ देते हैं? आप इस बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैंने भी जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक का मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। उसमें मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे भी देखे हैं, साथ साथ मेरे क्लासमेट्स के भी देखे हैं। मैं डेली कॉलेज को टाइम पे अटेंड करता था, और बाकी मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने टाइम पर अटेंड कभी किया ही नहीं है कॉलेज। उनका जब उनसे जब पूछता था मैं कि आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, आपका क्या दिक्कत है, कहीं आप बाहर जाना है, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसा कि बस इच्छा नहीं हो रही है, हम कॉलेज नहीं जाएंगे। अगर जो स्टूडेंट ऐसा सोच के ऐसा माइंडसेट रख रहा है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से ऐसा माइंडसेट रख रहा है और बाद में भी रख रहा है, तो वो लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी और जो क्लासमेट्स थे उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक अच्छा काम किया, वो घुल मिलकर रहते थे, आउट ऑफ स्टेट भी गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन किसी एक के कहने पर, जो कि जिसको फाइन आर्ट्स का कुछ ज्ञान है ही नहीं, कोई मतलब उसको कुछ नॉलेज ही नहीं, उसके कहने पर उन्होंने एक बात को अपने अंदर इतना जहन में बिठा लिया कि उन्होंने इस फील्ड को ही छोड़ दिया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फैमिली में या आप जैसे कि किसी प्रोग्राम में गए हो तो आपको किसी ने बोल दिया होगा कि आर्ट की फील्ड में ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। जब स्टार्टिंग में, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरे रिलेटिव ही हैं, वो मुझे बोलते थे कि आप इस फील्ड में क्या होगा, इसकी फील्ड में कुछ भी नहीं है, आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए, अब जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन जो हम स्टूडेंट हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर के, तो हम पर किसी और का प्रभाव तो आने से रहा, तो बस वो मेंटालिटी मैंने बना के रखी थी स्टार्टिंग से, और बस वही चीज़ को मैंने मेंटेन करके रखा। और मैं बस जो मुझे बोलते थे रिलेटिव, वो मैं बस उनकी सुनता था और हाँ में हाँ मिला के रखता था। एक समय वो था, एक समय आज का है कि आज वो खुद ही फ़ोन लगा के मुझे बधाइयाँ पे बधाइयाँ देते जाते हैं। क्या बात है। हाँ। और मैं आपसे और ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आप सबसे बड़े सम्मान मिला है अभी आपको कॉलेज का, तो उसमें आप कितना टाइम कॉलेज को देते हो, और आपने इतनी पेंटिंगें बनाई तो आप स्केचिंग कितनी रेगुलर कर रहे हो? कितनी स्केचिंग करना स्टूडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप जरा बताइए कि कितना स्केचिंग करना जरूरी है और टाइम कितना कॉलेज को देना चाहिए? टाइम, एक्चुअली इन्होंने बहुत खूबसूरत शब्द लिया है, टाइम जीवन का सबसे अहम पहलू होता है, जो कि मैंने भी फेस किया है, हमारे गुरु भी हमें बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं। टाइम की अगर आप कदर नहीं करोगे तो दुनिया आपकी कदर करना भूल ही जाएगी। टाइम की हमेशा वैल्यू करो। टाइम की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं कॉलेज में सुबह 11 बजे आ जाता हूँ और शाम में जब तक कॉलेज ऑफ नहीं होता तब तक मैं कॉलेज में ही रहता हूँ। ये मैंने जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया था, तब से लेकर अब आज का दिन है, मैंने एक भी दिन डिले नहीं हुआ बिल्कुल भी। 11 सवा 11 बजे तक आ जाता हूँ और शाम में जब तक कॉलेज चालू रहता है तब तक कॉलेज में रहता हूँ। साथ में लोग ऐसा बोलते हैं कि कॉलेज को कुछ भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल टाइम पास के लिए आ जाते हैं कॉलेज में और ऐसा समझते हैं कि बस हमको बता आज हमको पढ़ाई नहीं हो रही हमसे, हम आज चलते कॉलेज चलते हैं, कॉलेज में टाइम पास हो जाएगा, दोस्त लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों से मैं दूरी बना के रखता हूँ और बाकी सबको भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आप पहले ही परख लो और इनसे दूरी बना लो। और बाकी ऐसा लोग भी बोलते हैं, अधिकतर सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका सेकेंड होम उनका कॉलेज रहता है, लेकिन आप मेरी मानो तो मेरा फर्स्ट होम मेरा कॉलेज है और सेकेंड होम मेरा अपना घर है। ये मेंटालिटी से अगर आप कॉलेज में चलोगे तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।
और स्केचिंग का जैसे नितिन ने बताया, स्केचिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फाइन आर्ट की इस फील्ड में। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है, अगर आप डेली स्केचिंग की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, तो आपको कलरिंग भी आ ही नहीं सकती। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले स्केचिंग पर फोकस करो। हमारे गुरु भी बोलते हैं पहले आप स्केचिंग पर फोकस करोगे, आपकी स्केचिंग जितनी पकड़ होती जाएगी, कलरिंग में आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। तो मैं डेली बहुत सारे स्केचेस करता रहता हूँ, अपने पास एक छोटी सी डायरी रखता हूँ। हमारे गुरु हमें बोलते हैं कि हमेशा अपने पास एक डायरी रखना चाहिए और एक पेन रखना चाहिए। तो ये रही मेरी वो डायरी, जो कि रोज हमेशा मेरे पास रखता हूँ। जो थॉट मेरे माइंड में आता है वो लिख लेता हूँ या कुछ ड्रॉ करके रखता हूँ। बहुत अच्छी आदत है, आप सभी अपनाइए इसको। और स्केचिंग तो जितनी की जाए उतनी कम है। मैं खुद भी डेली आप सोच के चलिए 10-12 स्केच तो एनाटॉमी के करता हूँ, साथ साथ खुद के जो माइंड में मेरी कंपोजिशंस आती जाती है उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ, बस स्केच करते जाता हूँ। तो इससे फायदा मुझे क्या हो रहा है, इससे मेरे काम में वैरायटी दिख रही है, कलरिंग में वैरायटी दिख रही है, टेक्सचर्स में वैरायटी आ रही है, और धीरे धीरे फॉर्म्स और जो पैटर्न है उसमें भी अब धीरे धीरे मैं वेरिएशंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे सर ने हमारे लिए इतनी सारी चीजें सोच के रखी है, मतलब वो माइक एक्टिविटी है जो, हाँ, तो माइक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना क्यों बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है? मतलब जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो क्या आपको भी माइक के सामने आने पर घबराहट महसूस होती थी, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चों को होती है? तो आप इस बारे में कुछ कहिए कि मतलब सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी है और हमें क्यों सारी चीजें अटेंड करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया माइक एक्टिविटी का और बाकी एक्टिविटीज का। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको बताता हूँ। जब मैं जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स में था, मैं आया ही था, और उसके पहले मैंने एक लाइव पेंटिंग करी थी हमारे उज्जैन में ही 15 अगस्त पे। तो पेंटिंग तो अच्छी बन गई, सबने तालियां वालियां सब बजा दी, लेकिन उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मुझे स्टेज पे बोला कि आप कुछ बोलना चाहेंगे माइक देके, और मैं घबरा गया उस समय। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बोल सकता। बस वही चीज हमारे जो गुरु हैं वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट कभी भी स्टेज पर जाने के बाद कभी ना घबराए। कोई सी भी अपॉर्चुनिटी मिले वो उस पर बाज के जैसा पंजा मार ले और अपॉर्चुनिटी पे अपना राज जमा ले। कॉलेज में माइक एक्टिविटी चालू हुई, बाकी सब एक्टिविटीज चालू हुई। मैं पार्टिसिपेट करने में नंबर 1 रहता था, भले मुझे आता कुछ भी नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस मुझ में इतना था कि हाँ नहीं, मैं कर सकता हूँ। और इसी का रिजल्ट ये मिला कि अजमेर में मैं एक कैंप में गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कुल 80 स्टूडेंट सिलेक्ट होके गए थे। मैं भी यहाँ से सिलेक्ट होके गया था। वहां पर कैंप के एंडिंग में कंक्लूजन जब ऐसा निकला कि ऑर्गेनाइजर्स ने बोला, कैमल कंपनी का कैंप था, उन्होंने बोला कि आप सभी स्टूडेंट्स में से जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कैंप का, तो आप हाथ ऊपर कीजिए और आ जाइए स्टेज पर। 80 के 80 स्टूडेंट बैठे रहे, एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। मेरा सीधे सबसे पहले हाथ ऊपर गया और मैं वहां जाकर स्पीच देने के लिए चले गया। स्पीच देने के बाद भी मैंने स्पीच को भी इस तरीके से प्रस्तुत किया, इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति बैठे थे, बड़े से बड़े प्रोफेसर, डीन बैठे हुए थे, कैमल कंपनी के डायरेक्टर बैठे हुए थे, उनकी तालियां रुकी नहीं थी। तो ये फायदा मिला है मुझे माइक एक्टिविटी से। और माइक एक्टिविटी के दौरान ही मैंने वो स्पीच को प्रिपेयर किया था। मेरे गुरु ने मुझे बिल्कुल ढाल के भेजा था कि वहाँ पर कोई सी भी अपॉर्चुनिटी आए या कहीं भी कोई सी भी अपॉर्चुनिटी आए, पीछे नहीं हटना है, हमें उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के आगे जाना है और अपना नाम को एस्टेब्लिश करना है। तो जैसे कि अभी आप मध्य प्रदेश के पहले ऐसे युवा कलाकार हो जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी सोलो एग्जीबिशन मुंबई जैसे शहर में लगाई आपने, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी वहाँ पर, क्योंकि क्या होता है कि एक अकेले इंसान के लिए सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। ग्रुप एग्जीबिशन में तो ऐसा रहता है कि सब जा रहे हैं साथ में, पेंटिंग ऐसे ले जा सकते हैं। तो सोलो में और प्रॉब्लम डबल हो जाती है, क्योंकि सोलो में है ना, आपको पेंटिंग भी इतनी सारी लेके जानी है और आप अकेले हो जाने वाले। तो आपने कैसे क्या ये सारी चीज़ें जमाई और क्या क्या चीज़ें आपको और क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा? जी, सोलो एग्जीबिशन अपने आप में एक बहुत सपना होता है आर्टिस्टों का, और मेरे लिए भी एक ड्रीम ही था। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं सोलो एग्जीबिशन करूंगा। वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु का, जिन्होंने गाइड मुझे सही टाइम पे किया। हम सभी को करते ही हैं कि आपका अगर पैटर्न डेवलप हो गया, आपका स्टाइल डेवलप हो गया, तो आपको सोलो एग्जीबिशन बिल्कुल करना ही चाहिए।
और सोलो एग्जीबिशन की डेट्स मेरे पास 1.5-2 साल पहले आ गई थी। जैसे ही डेट्स आई, डेट्स आने के बाद मैंने थीम डिसाइड करी सबसे पहले, क्योंकि एग्जीबिशन लगाने के पहले आपको एक सीरीज में काम करना होता है। सीरीज में काम करने के लिए मैंने एक थीम सोची, डिवाइन, जिसमें मैंने दिव्य चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। इसमें मैंने माइथोलॉजिकल थीम्स ली है, पीस और काम को डिनोट करने वाली भी कुछ पेंटिंग्स वहाँ पर बनाई थी। इसमें मैंने पूरी थीम बनाई। थीम बनाने के बाद मैंने बहुत सारे की स्केचेस करना चालू करे कि किस तरह से मुझे क्या बनाना है। जैसे आइडियाज़ आए, जैसे मैंने आपको बताया डायरी मेरे पास में रखता हूँ, डायरी में मैं जैसे आइडियाज़ आए तुरंत नोट करके लिख लेता हूँ। घर जाने के बाद या उसी समय हुआ तो ड्रॉ करके देख लेता हूँ। बहुत सारे की स्केचेस बनाए, बहुत सारे कलर के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, टेक्सचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो कंक्लूजन ये निकला कि मेरी कुल 27 पेंटिंग्स मैंने वहाँ पर डिस्प्ले करी। आउट ऑफ 40-45 पेंटिंग्स, सिलेक्टेड 27 पेंटिंग्स मैंने वहाँ पर डिस्प्ले करी है, और जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। एट द एंड ऑफ माई एग्जीबिशन आई हैव सोल्ड 8 आउट ऑफ 27 पेंटिंग्स देयर, जो कि बहुत अच्छा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और बस मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि सोलो एग्जीबिशन आप बिल्कुल कीजिए, और क्योंकि आप जब तक अपने घर से, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप एजुकेशन लो शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज में, दिस इज़ द बेस्ट। एजुकेशन के साथ आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। आप पढ़ाई यहाँ पे करो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, जैसे कोई ऑनलाइन हम कैंप में भी अप्लाई करते हैं, एग्जीबिशन में अप्लाई करते हैं, तो हम पढ़ाई तो यहीं पे कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमको बेस्ट चीज़ मिल रही है। अब बाहर आपके लिए जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कला की दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर आप ऐसे निकलते रहिए, सोलो एग्जीबिशंस करते रहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि साल भर पहले से मैंने इसमें काम करना चालू करा था मेरी एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन की पेंटिंग्स के लिए। तो 7 से 8 महीने तक मैंने मतलब रात में 2:30-3 बजे तक जाग के काम किया है, और सुबह भी मैं जल्दी उठ के 6-6:30 बजे उठ के वापस काम में लग जाता था। ये पूरा मेरा शेड्यूल रहा है 6-7 महीने का, और अभी आदत ऐसी बन गई है। 6 to 7 months इज अ लॉन्ग टाइम, तो 6-7 महीने बहुत लंबा समय होता है। तो वो आदत मेरे अंदर ऐसी बन गई है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, थोड़ा वॉक कर लिया, ठीक है, चाय नाश्ता करने के बाद सीधा स्केचिंग करने बैठ जाता हूँ। 5 मिनट या 10 मिनट के लिए मेडिटेट करता हूँ ज़रूर, ताकि मेरा पूरा दिन भर मैं डिसाइड करता हूँ उस टाइम में कि मुझे आज क्या क्या करना है, क्या मेरे गोल्स हैं, पूरा सेटअप करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं पूरा अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। तो आपकी सारी बातें स्टूडेंट को काफ़ी काम आएगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक नहीं और ना 2, आपने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो नाम दर्ज किया तो आपने कोई छोटा मोटा काम भी नहीं किया, मतलब आपने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसको तोड़ना तो कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि पेन के पॉइंट पर, शक्कर के दाने पर और राई के दाने पर आपने बनाया। तो आपको मतलब क्या माइंडसेट था उस टाइम पे, और आप क्या सोच रहे थे कि मुझे यही करना चाहिए, ये सबसे मुश्किल रहेगा? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी शुरुआत जब से होती है जब उज्जैन की एक संस्थान है, एक क्लास ने 30 बच्चों के साथ मिलके एक इंडिया बुक का रिकॉर्ड बनाया था। वो भी नेशनल लेवल का था, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का नहीं था। तो मेरे गुरु है, मेरे सर ने मुझे बोला कि पुनीत, ये ऐसी ऐसी चीज़ है, हम भी इसमें अप्लाई क्यों ना करें, और अगर करें एक एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड बने। तो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये चीज़ सर को बताई कि सर नेशनल रही, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो माइंडसेट था हमारे सर ने हमें गाइड किया था। फिर अगले ही दिन मैं राई के दाने पर विक्रमादित्य का एक छोटा सा पोर्ट्रेट बना के सर के पास ले गया, और जैसे ही मैंने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया, और अगले दिन मेरे पास मेल आता है कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज हो चुका है। बहुत अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत खास अचीवमेंट है मेरे लिए। और जैसा आपने बताया, मैंने 3-4 अलग अलग टाइप के बनाए हैं। इसके बाद मैंने शक्कर के दाने पर बनाने की कोशिश की, राम भगवान का एक बाल रूप मैंने बनाया था। अब शक्कर के दाने पर बनाने में भी एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि हम बनाते हैं एक्रेलिक वाटर कलर से, पोस्टर कलर से, अब वो होता है वाटर बेस्ड मीडियम। अब शक्कर के ऊपर अगर आप वाटर से कुछ काम करोगे तो शक्कर तो पिघल जाएगी। उसमें भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस मुझे मिला। जैसे जैसे मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है,
वो भी सफलतापूर्वक उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे बने। फिर इसके बाद मैं आया चने की दाल पर। चने के दाने पर मैंने भगवान शिव जो कि नंदी पर विराजमान है, ऐसी दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाई है। और उसके बाद और भी ज़्यादा चैलेंजिंग काम तब आया जब मैंने बॉल पेन की नोक पर एक पोर्ट्रेट बनाया। बॉल पेन की नोक पर बनाने के पीछे हमारे सर ने बोला था कि आप बॉल पेन की नोक पर बनाओ। आइडिया दिया था, सभी लोगों के सामने दिया था। अब मैं ऐसा रहा हूँ शुरुआत से कि अपॉर्चुनिटी आए और उसमें मेरा हाथ ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने घर गया, घर जाने के बाद मैंने बॉल पेन की नोक पे बनाया और अगले दिन सर को लाके दिखाया। तो सर आश्चर्य इसी बात का कर रहे थे कि सर ने बोला था कि बॉल पेन की नोक पे इस साइड ऐसे खड़ा वाला एक फिगर बनाना है, लेकिन मैं बॉल पेन की टिप पर बना के लेके गया था, जो कि और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, जो मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था। बस मेरे दिमाग में आया कि नहीं, टिप मतलब सर ने मतलब इसका ही बोला था कि सर जो बोलते हैं वो कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं, और सर के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। और इसकी चुनौतियाँ, चैलेंजेस बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया था क्योंकि ज़्यादा बहुत देर तक मैं लॉन्ग सिटिंग करके काम करने बैठता था। तो आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि थोड़े थोड़े ब्रेक में आप काम करो, एकदम लंबी सिटिंग लेकर कभी काम मत करना, क्योंकि उससे आपकी आंखों पर जोर आएगा। बट एट द एंड एक्सपीरियंस वाज रियली अमेजिंग और बहुत मज़ा आया वर्ल्ड रिकॉर्ड करने में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है जो नए आए हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि ये करना उन्हें चाहिए? आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आर्टिस्ट बनने के लिए तो पहले आपको अपना एक माइंडसेट, अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा और आपकी मेंटालिटी बना के आपको चलना पड़ेगी। प्लस आपके पास जितने भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको मोटिवेट करे। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करना चाहेंगे, लेकिन आप खुद से ऐसा प्रिपेयर होकर चलो, खुद को ऐसा मेंटेन करके चलो कि किसी भी इंसान की बातों का आपको इतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। वो चीज़ आपके काम आएगी बहुत। और अपने आसपास हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी एक्टिव हैं, जो खुद भी पॉजिटिव हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि बस दोस्ती यारी के चक्कर में दोस्ती कर लेते हैं। अब एक इंसान तो अच्छा काम कर ही रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्ती इनको अच्छी लगी तो दोस्ती में साथ में आ जाते हैं और ये उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि वो जितना अच्छा काम कर रहे थे उतना ही डाउन में चले जाते हैं। ये उन्हें बहुत टाइम जब बीत जाता है उसके बाद समझ में आता है। तो ऐसी आप गलती बिल्कुल भी मत करो। जो काम अच्छा कर रहा है, जो हमेशा एक्टिव रहता है, जो हमेशा पॉजिटिविटी बना के चलता है, हमेशा उसके साथ रहो, क्योंकि अगर आप उसके साथ रहोगे तो आपके भी काम में इम्प्रूवमेंट आएगा, आप भी और ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा में चले जाओगे। तो और जितना हो सके उतना काम करो, जितनी स्केचिंग हो सके उतनी करो, क्योंकि आर्ट ऐसी फील्ड है, ये पूरी कला जो है ये बहुत फ्रीडम वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप जितना काम करोगे उतना कम है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। तो आप बताइए कि अपने कॉलेज के अलावा और भारत देश में और कितने ऐसे कॉलेज हैं जहाँ मतलब यहाँ से बच्चों को वहाँ जा सकते हैं? मतलब वो कोई यहाँ से नहीं करना चाह रहा हो तो दूसरे और कौन से अच्छे कॉलेज है जहाँ वो जा सकते हैं? इसका सवाल का जवाब आपको भी पता है, कोई है ही नहीं। कोई हमारा ही कॉलेज सबसे बेस्ट है। मैं आपको ये फैक्ट बताता हूँ कि इंडिया में जितने भी कला के शहर माने जाने वाले, जितने कला के गढ़ हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में आप मुंबई देख लीजिए, पुणे, नागपुर देख लीजिए, कर्नाटक साइड आप साउथ साइड जाओगे तो हैदराबाद, बेंगलोर देख लीजिए, और इसी के साथ जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सभी जगह मैंने ट्रैवल किया है। और वहाँ की कॉलेजेस जो टॉप लीडिंग कॉलेजेस माने जाते रहे हैं, जिनके नाम चलते रहे हैं, वहाँ पे गया हूँ। वहाँ के प्रोफेसर से मेरी बात हुई है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने कन्वर्सेशन किया है। उसके बाद मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आप सभी के सामने कि इंडिया में आज के तारीख में अगर जो कॉलेज है जहाँ पर सबसे बेस्ट गाइडेंस मिल रहा है, बेस्ट वर्किंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है, बेस्ट फैकल्टी मिल रही है और बेस्ट आर्ट के लिए फ्रीडम मिल रही है, एक नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको, जहाँ पर आर्ट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है, आपको माइक स्पीकिंग में एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए आपको उत्साहित किया जा रहा है कि आपकी एक्टिविटीज आपके लिए कितना ज़रूरी है।
आपको वहाँ पर एक पेंटर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट बनाया जा रहा है। तो वो कॉलेज और कोई नहीं, शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज ही है, जो कि इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और अब तो बाकी सभी को भी दिख ही रहा है, जो कि दिखना भी चाहिए क्योंकि हमारा कॉलेज है ही बेस्ट। और मैं बाकी सबको भी रिकमेंड करूँगा कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करने के बाद आप किसी दूसरे कॉलेज में कम फीस के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाओ मास्टर इन फाइन आर्ट MFA करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ में क्लासमेट्स भी हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि BFA जिन्होंने इस कॉलेज से किया और MFA किसी दूसरे कॉलेज से कम फीस के चक्कर में करने के लिए चले गए। उनको आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ वो बहुत नुकसान में, बहुत ही नुकसान में। और MFA को उन लोगों ने इतना हल्के में लिया हुआ है, बल्कि आपको बता दूं कि MFA एक ऐसा अहम रोल प्ले करता है आर्टिस्ट की लाइफ में, आर्ट स्टूडेंट की लाइफ में, जिसको आप कभी हल्के में ले ही नहीं सकते। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिग्री है मास्टर इन फाइन आर्ट। 2 साल की डिग्री है, लेकिन ये पूरी आपकी पूरी लाइफ यही चीज़ डिसाइड करती है और इसी में आपको अपना स्टाइल, अपने आप जितना अपना काम को एक्सपांड कर सकते हो, उसमें आपको इसमें पूरी फ्रीडम मिलती है। तो आप कम फीस के चक्कर में ये गलती कभी मत करो कि आप इस शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज को छोड़ रहे हो। आप आने वाले समय में आपको ये बात बहुत बाद में समझ में आएगी कि आपने वो कॉलेज क्यों छोड़ा। ये मेरे सर का भी एक्सपीरियंस है और मैंने भी जहाँ तक जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं उसी के बाद मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ कि इस कॉलेज को बिल्कुल भी मत छोड़ो। जितना ज्ञान मिल सके, जितना आप काम कर सको, उतना काम आप इस कॉलेज में करो। बिल्कुल आपको सबसे अच्छा गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। और बाकी इंडिया में सब कॉलेजेस आपको केवल पेंटर बना के छोड़ देंगे, जो कि कॉपी मास्टर होता है, लेकिन हमारे कॉलेज में, शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज में अगर आप आओगे तो आप एक आर्टिस्ट बनकर ही बाहर निकलोगे। तो जैसे कि अपने कॉलेज में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मतलब वो माइक एक्टिविटी हो या कोई सी भी अदर एक्टिविटी हो तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और मतलब ऐसा है कि उनको पता भी नहीं रहता है कि होने क्या वाला है। जैसे कि अभी लाइव पेंटिंग का भी आया था टाइम, तो सर ने पूछा था कि पार्टिसिपेट करना, तो बच्चों को ये नहीं पता था कि लाइव पेंटिंग होने वाली है और किस लेवल पे होने वाली है। बिल्कुल, बच्चों ने बिना जाने मना कर दिया। तो ऐसा मतलब क्या क्यों करते हैं बच्चे? अधिकतर देखिए आप स्टूडेंट्स जो रहते हैं जो ऐसा मना करते हैं, उनके सबसे पहली चीज तो दिमाग में आती है उनके संगति। आप गौर कीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स मना कर रहे हैं उनके साथ साथ 2-3 ने और मना ही किया होगा, जो कि उनके फ्रेंड्स रहते हैं। सबसे पहली संगति जो है इंसान को, स्टूडेंट को खा जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। और संगति अच्छी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो अपनी फील्ड में एक्टिव है, जो हर एक अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल झपट्टा मार के पकड़ लेता है, तो आप भी उसके जैसा बन जाओगे। आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज के डोर्स खुले रहेंगे हमेशा। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपॉर्चुनिटी आते से ही बिना सोचे समझे मना कर देते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कोई सी भी चीज़ हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, अपनी लाइफ में कभी भी डरेंगे हर इस चीज़ में। और अगर वो लाइफ में डरते ही रहेंगे तो लाइफ जीने का भी कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट की फील्ड में आए हो, आर्टिस्ट बनने के लिए आए हो, तो आपको एक अपना वर्चस्व स्थापित करना पड़ेगा। आर्ट की एक ऐसी फील्ड है कि सैकड़ों आर्टिस्ट हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हम जानते हैं केवल 10, 15, 20 को। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया, ऐसी सोच रखी है अपने अंदर, अपना कॉन्फिडेंस रखा है, इसीलिए हम उनको जान पा रहे हैं। अगर आप भी इस फील्ड में आए हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको मेंटालिटी बना के चलना पड़ेगी हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, हर एक अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करने की। क्योंकि जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, आप आगे जाकर अपना एक वर्चस्व, आर्टिस्ट के नाम का आप थप्पा अपना लगा ही नहीं पाओगे दुनिया में। माइक एक्टिविटी की आपने बात करी या बाकी वो जितनी एक्टिविटीज रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है माइक एक्टिविटी। माइक एक्टिविटी का जैसे ही टाइम आता है, स्टूडेंट सीधा बैग पैक करके सीधा घर के लिए चले जाते हैं। उनको अभी समझ में नहीं आ रही है बात, बाद में समझ में आएगी जब सभी स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे और जब एक अपॉर्चुनिटी आएगी सामने से कि आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो आगे जाके बोलना चाहते हैं, अपना काम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तब उनको समझ में आएगा जब उनके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनके सामने से स्टेज पर चल के जाएंगे, अपना
स्टेब्लिश करेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपना काम एक्सप्रेस करेंगे, और ये बैठे बैठे वहीं सोचते रह जाएंगे कि काश उस दिन हमने माइक एक्टिविटी अटेंड कर ली होती तो आज हम भी अपना काम एक्सप्रेस कर पाते। जैसे कि ऐसा होता है कि जब सैटरडे आता है तो सब बच्चे गायब हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब यही बात है कि भले ही आप छुट्टी बना रहे हो, सैटरडे पे हमने माइक एक्टिविटी रखी है तो आप उस दिन छुट्टी बना रहे हो। आप 1 साल छुट्टी बनाओगे, 2 साल छुट्टी बनाओगे, पर कितनी छुट्टियां बनाओगे, क्योंकि नुकसान इससे आपका ही हो रहा है। वही अगर माइक एक्टिविटी क्योंकि आपके फायदे के लिए रखी है, बिल्कुल। आप हाँ अभी स्टार्टिंग में घबराओगे, पर ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपको हाँ, घबराहट होती रहेगी। माइक को बोलोगे जब जब घबराहट होगी। हाँ हाँ हाँ। तो 1 बार या 2 बार आप सामना करो इस चीज का कि सैटरडे पे आओ, माइक पे एक बार बोल के देखो, आपको बिल्कुल 3-4 बार प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। आप बोलोगे कि मेरे अच्छे अच्छे फोटो आएंगे, माइक में मैं कैसा बोल रहा हूँ, ये सारी चीजों का आपको पता चलेगा। तो इसलिए माइक एक्टिविटी में आना जरूरी नहीं कि आप उस दिन छुट्टी बना रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और माइक एक्टिविटी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब आपको एक बोलना आ जाता है किसी भी स्टेज पे, आपको डर खत्म हो जाता है, तो आप ऐसे किसी स्टेज की तलाश में रहते हो जहाँ पर आप 2-4 शब्द ऐसे बोलो कि 100 लोगों में आपकी एक अलग पहचान बन जाए। ऐसी एक प्रयास में रहता है हर एक स्टूडेंट, मैं भी यही कोशिश में रहता हूँ। तो वही स्टूडेंट जो छुट्टी मार रहे हैं, जैसा आपने बताया सैटरडे को आते नहीं है, किसी माइक एक्टिविटी का टाइम आया बैग बंद करके चले जाते हैं, तो वही सब स्टूडेंट उस समय पर ये सोच के पछताएंगे कि अगर हम भी सैटरडे को आ जाते, हम भी अब माइक एक्टिविटी क्लास में अटेंड हो जाते, तो आज हम भीड़ में गुम नहीं होते। हम भी एक भीड़ में से अलग निकलकर अपना काम आगे लेकर आते और 100 लोगों में अपनी एक नई पहचान बनाते। तो ऐसा स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और हमारे सर का जो 40 साल का एक्सपीरियंस है वो इससे भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो जो सर हमको सिखा रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही सिखा रहे हैं। जो गलतियाँ उन्होंने उनके टाइम पे देखी है, वो गलती उनके स्टूडेंट्स कभी आने वाले समय में ना करें। ये बहुत बड़ी बात है, ये अभी आजकल के स्टूडेंट समझ नहीं रहे, लेकिन समझ उनको तब आएगा जब बहुत लेट हो चुका होगा, और तब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम की वैल्यू करें, अपने कॉलेज की वैल्यू करें, प्लस आपके सर जो हमारे बोल रहे हैं, एक बार में जो सर ने बोल दिया बस उसको अप्लाई कर दो बस अपने। एक बार आप ट्राई करके तो देखो, जरूर फायदा होगा। हाँ, ट्राई आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप सामने कैसे आओगे, क्योंकि बाहर से भी जब आर्टिस्ट आते हैं तो कॉलेज के केवल 4-5 बच्चों का ही उनको नाम क्यों याद रहता है, और 4-5 बच्चों का नाम इसलिए याद है क्योंकि 4-5 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हैं कि, और इसका फायदा ये मिलता है स्टूडेंट्स को कि वो आर्टिस्ट भी जो नई अपॉर्चुनिटीज कैंप या एग्जीबिशन के बारे में बताते हैं तो वो उन चारों को ही बताते हैं बस, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि हाँ ये 4-5 बच्चे एक्टिव हैं, इनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहती, कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। तो अगर आप क्यूरियोसिटी बना के रखोगे तो आने वाले समय में आप भी अपना एक वर्चस्व स्थापित जरूर करोगे, और आगे आते जाओ आप तो दुनिया आपको एक दिन जरूर याद रखेगी। और ऐसा है कि आजकल इंटरनेट मतलब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो मतलब जैसे अपनी जो आर्ट की फील्ड है इसमें तो फोटोग्राफ डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप अगर फोटोज अपलोड नहीं करोगे, वीडियोस अपलोड नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। भले ही आप कमर्शियल काम कर रहे हो, अगर आप पोर्ट्रेट के भी वीडियो नहीं डाल रहे हो तो ना आपके पास ऑर्डर वर्क आएंगे। और अगर आप कंपोजिशन बना रहे हो, खुद का क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो वो भी लोगों को कैसे पता चलेगा, बिल्कुल आप ऐसे विलुप्त हो जाओगे। तो हमें इंटरनेट का फायदा उठाना चाहिए, और क्या क्या हमें करना चाहिए, रेगुलर वीडियो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना हमें सीखना चाहिए। हमारे आसपास के जो बाबा लोग रहते हैं जिनके प्रवचन चलते रहते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों को हम रोज देखते हैं, लेकिन हम देखने के बाद ये नहीं सीखते हैं कि यार ये एक्टिव रहने के लिए लोगों के दिमाग में, लोगों की आंखों के सामने बने रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इनके आप डेली देखिए, एक दिन में न जाने कितनी ही पोस्ट ये लोग डालते रहते हैं, कितनी ही स्टोरीज करते हैं, स्टोरीज डालते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक अपडेट छोड़ देते हैं, आने जाने के पहले भी एक पोस्ट बना के डालते हैं कि हम इस समय यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये पोस्ट रेगुलर आने से क्या होता है कि सामने वाले इंसान जो भी आपकी रेगुलर आपसे कनेक्टेड हैं, उनके दिमाग में आपकी एक मेंटालिटी सेट हो जाती है। कोई भी अगर शब्द आया कि पेंटिंग,
तो सामने वाला इंसान जब भी कोई पेंटिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ेगा तो उसके दिमाग में आपका ही चेहरा आएगा। ऐसी मेंटालिटी उनकी सेट हो जाती है। और अपने एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है हमारे उज्जैन के पास में एक शहर है, वहाँ से है, बहुत सीनियर है, उनका काम तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी एक्टिव नहीं रहे, कभी एग्जीबिशंस नहीं लगाई, किसी भी कैंप में गए होंगे लेकिन अपने काम को कभी भी उन्होंने शोकेस नहीं किया। और उनके स्टूडियो में कम से कम 2,500-3 हज़ार पेंटिंग्स रखी हुई है, लेकिन आज उनका नाम कोई नहीं जानता। केवल कुछ आर्टिस्ट जानते हैं जो कि उनके समय से वो लोग देखते आ रहे हैं, बाकी दुनिया को आज उनका नाम नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने कभी अपने काम को शो नहीं किया। वहीं दूसरी और भी शहर के आर्टिस्ट हैं, मुंबई के, पुणे के, हमारे उज्जैन के आर्टिस्ट हैं जो कि डेली अपलोड करते हैं अपने काम को, गैलरीज में अप्लाई करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, और आज दुनिया उनको जान रही है। आप लाइफ में आए हो, आपका एक मोटिव है कि आपको दुनिया में अपनी एक अलग नई पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा, अपने काम को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया में कुछ पैसा तो खर्च होता नहीं है। अपना सोशल मीडिया रेगुलर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, चैट्स वगैरह करने के लिए आप थोड़ा टाइम निकाल लो, अपना खुद का काम डाल दो, फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, रील्स वगैरह चलाते रहो। तो आप जब तक आप काम को एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक आप दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। तो मुझे ना सोच के मैं परेशान होता हूँ, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए सोच के मैं परेशान होता हूँ कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनकी फीस भरने के लिए। और वहीं दूसरी ओर वो बच्चे हैं जो बिल्कुल भी अपने माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, और कॉलेज में आने के बाद दोस्ती यारी में लगे हुए हैं, अच्छे से काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई डेडिकेशन नहीं है, और कॉलेज को बंक मार रहे हैं, कॉलेज अटेंड नहीं कर रहे हैं टाइम पे। तो आप थोड़ा अपना पेरेंट्स के बारे में सोचिए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या सोचा था कि आप ऐसा कुछ काम करो कि आपके पेरेंट्स आपका नाम लें तो वो खुश हो कि हाँ मेरे बेटे ने ऐसा किया है, मेरी बेटी ने ऐसा किया है। वो 10 लोगों को और बताए ना तो उनको बहुत गर्व के साथ बताए हो। और जब आप ऐसा कुछ काम कर दो कि कोई और आपका नाम से आपके पेरेंट्स को जाने, तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। और ये मैंने भी देखा है कि मेरे साथ में क्लासमेट्स थे, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करता था मैं, तो बाकी के मेरे क्लासमेट्स जो है दोपहर का 2 बजे का शो हुआ, PVR सीरीज मूवी देखने चले गए। तो आज मैं देख रहा हूँ उनके ऊपर मूवी कभी बन नहीं सकती। तो आप ऐसा कुछ काम करो, अपने काम में आप अगर आप 100% दोगे, आप सेलिब्रिटी बनो, आर्टिस्ट सेलिब्रिटी बनने का जब आपने ठान लिया है, तो आप अभी जो मूवी देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो वो मत करो। एक दिन आएगा जब आपके ऊपर कोई मूवी बनाने के लिए आएगा। और हाँ, ये बात मैंने समझी कि मूवीज एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट का भी एक टाइम होता है। आपको अगर कुछ वेकेशन हो, वेकेशन में भी अगर आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया हो और उस समय आपका एक 3-4 घंटे का टाइम इंटरवल है जिसमें आप फ्री रहो, उस समय आप मूवी देखने जाओ, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कॉलेज के टाइम में आप ऐसा कॉलेज का जो इम्पोर्टेंस है उसको आप ना देकर आप मूवी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो बहुत गलत बात है। क्योंकि इंसान की कद्र जब होती है जब आप खुद समय की कद्र करना सीख जाओ। अगर आप समय की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया आपकी कद्र कभी नहीं करेगी। तो इसलिए समय को समझिए, समय को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर रखिए और अपना काम करते जाइए। ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बाबा महाकाल का शुक्रगुजार हूँ कि मैं शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और कोई भी मुझसे पूछता है तो ये पूछता है कि आप कहाँ से हो, मैं बोलता हूँ हम उज्जैन से है। उसके बाद ये पूछते हैं कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएटेड हो, क्योंकि लोग आपसे ग्रेजुएशन का बाद में पूछेंगे, पहले आपका काम देखेंगे। अब शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स का सभी का काम इतना जोरदार है कि सामने वाला भी पूछने में मजबूर हो जाता है कि यार आपने पढ़ाई कहाँ से की है। तो बस जैसे ही कोई पूछता है तो मैं पूरा गर्व से बोलता हूँ कि मैं शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर का स्टूडेंट हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ। और आप ये जो स्टार्स देख रहे हैं, स्टार भी अधिकतर जहाँ पे मैं कैंप में गया हूँ, एग्जीबिशन में गया हूँ, सब लोग एक क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि आप इंट्रोडक्शन आपका छोड़िए, आप पहले ये बताइए कि आपने स्टार कैसे क्यों पहने हुए हैं। तो ये स्टार मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं अच्छा काम करने के लिए। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर अपना नाम तो स्टैब्लिश किया ही है, साथ साथ शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज का परचम भी वहाँ पर लहरा के आया हूँ, इसलिए ये अचीवमेंट पर मुझे स्टार प्राप्त हुआ है। आपसे बात करके काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट को जानने को मिली
होगी और काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें ये पता चलेगी कि स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलना पड़ी, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स दिक्कत आई, तो काफ़ी सारी बातें आपकी है ना बच्चों के जहन में आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें उनके काम आएगी। तो आपसे बात करके काफ़ी खुशी हुई जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई नितिन से बात करने में। और मैं आप सभी को बता दूं कि नितिन भी 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। साथ साथ में उज्जैन को इन पर बहुत गर्व है, शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज को इन पर बहुत गर्व है, क्योंकि इन्होंने एक पोस्ट कार्ड छोटी सी साइज पे मैक्सिमम फिगर्स 550 फिगर्स बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है और अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, अपने कॉलेज का, अपने गुरु का और उज्जैन शहर का नाम पूरी देश दुनिया में रोशन करें। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरा भी एक्सपीरियंस है ना कॉलेज का बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि माहौल है ना जो मतलब सारे बच्चे मिलके काम कर रहे हैं साथ में। जैसे कि घर पे मैं रहता हूँ, जब संडे वाला दिन है तो मैं घर पे रहता हूँ ना, तो मैं कुछ बनाने बैठता हूँ, तो मैं उस टाइम पे सोचता हूँ कि बना लेता हूँ थोड़ी देर, 1 घंटे बाद उठ जाऊंगा, 2 घंटे बाद उठ जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगता। तो यहाँ जब मैं आता हूँ, शीटें मुझे बनानी है, तो मैं आसपास देखता हूँ कि सब बच्चे काम कर रहे हैं, सब अपना अपना बना रहे हैं। तो एक माहौल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माहौल होता है ना तो काम करने में मन लगता है। और फिर जैसे कि सर ने हमें बताया था कि बेटा वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम बनाओ, तुमको ये चीज बहुत काम आएगी और काफी ज्यादा तुम फायदा होगा इस चीज से। तो सर की बात है जैसे कि सुनी, सबसे पहले आपने रिकॉर्ड बनाया, फिर उसके बाद यहाँ कॉलेज के काफी सारे बच्चों ने रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड हमारे इतने काम आ रहा है, हमारे रिज्यूम में इतना काम आता है। मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पर मैंने मेरा रिज्यूम दिखाया उनको, फिर उन्होंने जैसे देखा कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, तो वो देखते से चौंक गए कि अरे वाह आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये चीजें बहुत काम की है, सर ने हमें बताया कि ये काम आएगा तुम्हें, तो उस टाइम पे सर ने बताया और देखो वो चीज आज काम आ रही है। बिल्कुल। तो एक माहौल होना और कॉलेज में ये सब चलता है ना, तो ये इस चीज से काफी फायदा होता है। मैं भी जब पहली बार माइक पे आया था, काफी ज्यादा मुझे ऐसे घबराहट हुई थी कि क्या बोलूंगा, मैं अटक जाऊंगा, ऐसा डर लगता था मुझे। बिल्कुल। फिर उसके बाद सर ने माइक एक्टिविटी चालू करी। फर्स्ट ईयर में हाँ बहुत मुझे दिक्कत आई थी, जब भी मैं माइक पे आता था कुछ ना कुछ भूल जाता था, पर अब ऐसा हुआ कि माइक एक्टिविटी चलते जा रही है, तो हम भी डेली बोलते जा रहे हैं ना, तो वो डर सारा हट चुका है। मतलब ये सारी चीजें और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें आपके काम आएगी, अभी नहीं तो आगे जरूर काम आएगी। बिल्कुल काम आएगी। और इसी के साथ हमारे सर ने कॉलेज में एक ऐसा पॉजिटिव वातावरण बना रखा है। एक्चुअली शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज नहीं है, एक कला का मंदिर है, जहाँ पर आप कदम रखोगे आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी थी गेट के बाहर सब पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और कॉलेज में एंटर होने के बाद ही आपको नए आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको महसूस होगा, एक अलग ही नई ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करोगे। तो ये हमारे सर का जो ऑरा है वो आप देख सकते हैं कि कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, सबके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और कॉलेज का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि यहाँ पे मैक्सिमम वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड है, हम बहुत अच्छी हमारे लिए बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और हम इसी तरह उम्मीद करते हैं आप सभी से भी कि आप कला के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान जरूर बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।